हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कानून पढ़ो। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 12 के बारे में जानने वाले हैं कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशंस है उसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इंक्लूड होती है और क्या क्या स्टेट में इंक्लूड होता है, स्टेट यहाँ पर क्यों डिफाइन है और यहाँ पे स्टेट का क्या रोल है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसमें स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है। अब जो भी हमारा फंडामेंटल राइट जो हमारे पार्ट थर्ड में दिया गया है आर्टिकल 13 से 35 तक, उसमें जो भी वर्ड जहाँ भी ये स्टेट वर्ड यूज किया गया है उस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, उस वर्ड में कौन से गवर्नमेंट के ब्रांचेस इंक्लूड होंगे, ये सब हमें आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी, कौन कौन से गवर्नमेंट होंगे, स्टेट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, कौन इंक्लूड होगा इस स्टेट में, ये हमें आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। अब समझते हैं कि ये डेफिनेशन की हमें जरूरत क्यों है। बेसिकली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें दिया जाता है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, राइट। लेकिन इसको प्रोटेक्ट कौन करता है और किसकी लाइबिलिटी बनती है अगर वो हमें हमारी इस फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है। तो बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हम स्टेट के अगेंस्ट ही क्लेम करते हैं। यानी जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होता है, हम उसके अगेंस्ट ही क्लेम करते हैं। उनका कोई भी ऐसा काम जो डिस्क्रिशनरी है या फिर जिससे हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम स्टेट के अगेंस्ट उस फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सकते हैं। हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा आर्टिकल 14 है वो हमें कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेट होगा, जो भी इस डेफिनेशन के अंदर स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा, हम उसके अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी क्लेम करेंगे। उसकी लाइबिलिटी होगी हमारी राइट को प्रोटेक्ट करने की और हमारा राइट हम उसके खिलाफ, उस स्टेट के खिलाफ हम क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डेफिनेशन हमें बताती है कि कौन कौन सा स्टेट होगा, कौन सा ब्रांच होगा जो स्टेट में इंक्लूड होगा और हम उसके अगेंस्ट हम अपना फंडामेंटल राइट क्लेम कर पाएंगे। चलिए समझते हैं कि हमारा बेयर एक्ट क्या बोलता है आर्टिकल 12 के बारे में। in this part means part third of Indian Constitution, part third जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा है, जो फंडामेंटल राइट्स लिखा गया है वो हमारा इस पार्ट की बात करता है। सिर्फ ये जो स्टेट डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट थर्ड के लिए ही है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट वर्ड यूज हुआ होगा उसका मीनिंग डिफरेंट है, बस पार्ट थर्ड में जो स्टेट होगा उसका मीनिंग यही होगा जो इसमें लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब जो भी इस पार्ट थर्ड में जहां जहां स्टेट लिखा होगा वहां वहां कौन कौन सी गवर्नमेंट के ब्रांचेस, गवर्नमेंट इंक्लूड होगी वो बात बताई जाती है। अब इसमें लिखा है द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो हमारा स्टेट होगा उसमें गवर्नमेंट और पार्लियामेंट यानी जो यूनियन होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो इंक्लूड होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, इस सब के जो भी मेंबर्स होंगे ये सारे स्टेट में इंक्लूड होंगे और इनके अगेंस्ट आप अपने राइट क्लेम कर सकते हैं। अगर ये कोई भी ऐसा काम करते हैं या कोई भी ऐसा फंक्शन
डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके बेसिक राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप इनके अगेंस्ट अपना ये फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? कोर्ट में कर सकते हैं। आगे जानते हैं आगे क्या है। द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, सिर्फ यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, इन सबको भी हम स्टेट में इंक्लूड करते हैं और इनके अगेंस्ट हम अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। इनकी जो पावर्स होती है, इनके जो फंक्शंस होते हैं, वो हमारे राइट को वायलेट नहीं कर सकते। ये बात यहाँ बोली जाती है। आगे, all local or other authorities within the territory of India under the control of the government of India, कोई भी लोकल अथॉरिटीज या अदर अथॉरिटीज जो इंडियन टेरिटरी के अंदर हो और गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अब ये जो ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज यानी लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज है, इसकी डेफिनेशन को हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। हम इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को इस तरह डिवाइड कर देते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है जो स्टेट, मतलब स्टेट में कौन कौन सा इंक्लूड होगा डेफिनेशन में। तो पहला है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। मैंने बताया है कि यूनियन का जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ये सारा जो होगा वो हमारा स्टेट में इंक्लूड होगा। फिर सेम आपका स्टेट का हो गया, जो स्टेट में होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। अब आता है ऑल लोकल अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन सी टेरिटरी ऑफ इंडिया? जो हमारे आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी टेरिटरी है हमारे, उसके अंदर जो भी लोकल और अदर अथॉरिटीज होंगी, जो कंट्रोल कर रही होगी, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही होगी, तो वो स्टेट में इंक्लूड होगा। चलिए अब हम इस दो टर्म को समझते हैं कि ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज क्या होती है। अब लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके लिए हमें प्रोविजंस दे रखे हैं। जैसे पहला प्रोविजन है हमारा जनरल क्लोज एक्ट 1897, जिसके सेक्शन 331 में डिफाइन है कि लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा। यहाँ क्लियरली डिफाइन है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज होगी जो लोकल अथॉरिटी कंसर्न होगी, जैसे म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर, पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट्स बोर्ड। ये सारे जो होंगे ये लोकल अथॉरिटी माने जाएंगे। और वैसा ही सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल सेकेंड लिस्ट एंट्री 5 में भी इन लोकल अथॉरिटीज को अच्छे तरीके से बता रखा है कि वो क्या क्या होंगे, और वो भी सेम बात ही बोल रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज, या कोई ऐसी लोकल अथॉरिटी जिसका पर्पस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हो, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे जो होंगे वो लोकल अथॉरिटीज में इंक्लूड होंगे। जो भी सेल्फ गवर्नमेंट हो या मींस ऐसा गवर्नमेंट हो जिसका फंक्शन सोवरेन फंक्शन हो, तो वो सारे हमारे लोकल अथॉरिटीज में इंक्लूड होगा। समझते हैं कि इसकी रूलिंग्स में क्या बोला गया है। इसकी रूलिंग थी मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी, जिसमें कुछ क्राइटेरियाज डाले गए कि अगर ये क्राइटेरियाज होते हैं तो वो लोकल अथॉरिटी माना जाएगा। पहली चीज, या तो वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह। खाली गवर्नमेंट एजेंसी होना जरूरी नहीं है, वो लीगली इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी हो सकती है। एक एक डिफाइंड एरिया में फंक्शन कर रही हो, किसी तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वहाँ के रहने वाले लोगों के थ्रू इलेक्ट होके वो उस पावर में आई हो, या किसी तरह की पावर वो एंजॉय कर रही हो, थोड़ी पूरी आधी जैसी भी हो एंजॉय कर रही हो, और या तो वो किसी स्टैट्यूट के अंदर इस्टेब्लिश हुई हो और गवर्नमेंट फंक्शंस कर रही हो, ड्यूटीज कर रही हो, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको ये चीजें प्रोवाइड कर रही हो, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, टाउन प्लानिंग, मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी कोई चीजें जो वहाँ के लोकल लोगों को प्रोवाइड करा रही हो, उनकी ड्यूटी हो उसे प्रोवाइड कराने की, तो वो भी हमारी लोकल अथॉरिटीज में मानी जाएगी। और या फिर किसी तरह का फंड रेज करने का उनके पास पावर हो,
या फिर इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरी कर रही हो, टैक्सेस को लेना, रेट्स करना, चार्जेस, फीस, ये जो भी हैं इन सबको भी फुलफिलमेंट करना इनकी ऑब्जेक्टिव हो, तो ये भी हमारा क्या माना जाएगा, लोकल अथॉरिटी माना जाएगा। ये इस रूलिंग में डिस्क्राइब किया गया है। देखते हैं कि अदर अथॉरिटीज क्या होती है। अदर अथॉरिटीज की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, जैसे लोकल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया था वैसे अदर अथॉरिटीज कहीं डिफाइन नहीं है। इस वजह से इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं और बहुत सारे अलग अलग केस लॉज में अलग अलग बोर्ड्स को, अलग अलग अथॉरिटीज को, किसी को स्टेट माना गया और किसी को स्टेट नहीं माना गया, किसी को अदर अथॉरिटीज मानी गई, किसी को नहीं मानी गई है। ये अलग अलग केस लॉज में अलग अलग तरह के रूलिंग्स में बोला गया है। लेकिन कुछ ऐसे केस लॉज हैं जिसके इम्प्लीमेंटेशन से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा जो बोर्ड है वो अदर अथॉरिटी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। पहला जो हमारा केस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई है। इस केस में ये बोला गया था कि कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो स्टैच्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेम हुआ हो और उसका काम गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन हो, तो वो हमारा अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होगा। वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल में इस चीज को और लिबरल तरीके से बोला गया कि हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट और सोवरेन फंक्शंस ही कर रहा हो। अदर अथॉरिटीज के पास अगर लॉज बनाने का पावर है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। जो सबसे बड़ा केस है जिसमें कुछ पॉइंटर्स डाले गए थे वो था अजय हासिया केस, जिसमें कुछ पॉइंटर्स डाले गए जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड होगा कि नहीं, अदर अथॉरिटीज के अंदर इंक्लूड होगा कि नहीं। इस केस में एक नया वर्ड लाया गया था, इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इस वर्ड को डिफाइन किया गया था कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पीछे से काम कर रही होती है बट वो सामने दिख नहीं रहा होता कि वो उसके पावर में है या नहीं है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं, कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट पीछे से काम कर रही होती है, लेकिन समझ नहीं आता है कि वो फिर वो स्टेट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो इसी वजह से ये कुछ पॉइंटर्स दिए गए थे जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है और कहाँ पे नहीं है। तो पहला जो था वो हमारा था कि अगर कंपनी है कोई और वो कंपनी है, तो कंपनी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये गवर्नमेंट के अंदर आएगा कि नहीं। तो अगर वहां का शेयर कैपिटल जो है वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ गवर्नमेंट है। इट मीन्स कि वो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो इट मीन्स वो अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होगा, इट मीन्स वो स्टेट में इंक्लूड होगा। तो ये पहला पॉइंटर्स बोलता है। वहीं दूसरा पॉइंट कहता है कोई भी ऐसा असिस्टेंस जो कहीं मिल रहा है, किसी भी अथॉरिटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो उसका पूरा एक्सपेंडिचर जो है, उसका पूरा बॉडी जो है, वो सब उनके असिस्टेंस से ही हुआ है, तो वो भी गवर्नमेंट में ही इंक्लूड होगा, वो भी इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द गवर्नमेंट ही माना जाएगा, वो भी अदर अथॉरिटीज मानी जाएगी। और फिर थर्ड पॉइंट कहता है कोई ऐसा फैक्टर जो मोनोपोली स्टेटस हो, जहां पे गवर्नमेंट एक तरीके से, जहां पे कोई भी ऐसा अथॉरिटी जहां पे प्रोटेक्शन मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी तरीके से, उसके ऊपर पूरा जो मोनोपोली है वो गवर्नमेंट का है, स्टेट का है, तो वो अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होगी। पॉइंट में ये कहता है किसी तरह का डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल होगा, तो ये माना जाएगा कि हाँ, वो भी इंस्ट्रूमेंटालिटी के अंदर आएगा। मींस किसी तरह का डीप, यानी कुछ वही है कि वो पीछे छुपी हुई है, पता नहीं चल रहा है कि स्टेट उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो वहां पर हमें देखना है कि डीप एंड परवेसिव, जैसे मान लो अगर कोई ऐसा अथॉरिटी है जहाँ के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट उसको ड्यूटी देती है कि आपको ये करना है, ये करना है, आप फंक्शंस गवर्नमेंट बताती है कि आपको ऐसे करना है, तो वहां पर भी ये माना जाएगा कि हाँ, ये स्टेट है, ये अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होगी।
जो पब्लिक इम्पोर्टेंस पे कोई फंक्शन कर रही है और गवर्नमेंटल फंक्शन पे परफॉर्म कर रही है, तो ये भी माना जा सकता है कि हाँ वो भी इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी वो भी गवर्नमेंट के अंदर है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, वो स्टेट के अंदर है, तो वो अदर अथॉरिटीज में माना जाएगा। तो ये अजय हाशिया का केस था जिसमें ये कुछ पॉइंटर्स दिए गए थे ये डिटरमाइन करने के लिए कि हाँ कौन कौन सा बोर्ड होगा, कौन कौन से ऐसे अथॉरिटीज होंगी जो अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होगी, जो स्टेट में इंक्लूड होगी, जिसके अगेंस्ट आप अपनी राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। चलिए समझते हैं अदर अथॉरिटीज के कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो अदर केस लॉज में जिनको स्टेट के डेफिनेशन में डाला गया, अदर अथॉरिटीज के डेफिनेशन में डाला गया, और उसके साथ क्या रूलिंग बोली गई, क्या रीजंस दिए गए, मैं वो उसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। पहला था हमारा एसआरएम यूनिवर्सिटी। एसआरएम यूनिवर्सिटी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी एक्ट के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो इस केस में ये बोला गया कि जो एसआरएम यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी एक्ट एक स्टैट्यूट के अंदर एनरोल हो जाती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाती है, तो वो फिर यूजीसी एक्ट के अंदर वर्क करने लगती है, जिस वजह से वो स्टेट अथॉरिटी में आ जाएगी, यानी वो एक अथॉरिटी में आ जाएगी और उसके अगेंस्ट हम अपनी राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टैच्यूट के अंदर गवर्न करने लगी। जैसे कि मैंने पहले ही केस में बोला कि कोई भी ऐसा बोर्ड अथॉरिटी जो स्टैच्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनरोल हुआ है, उसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ है, उसके फंक्शंस, उसके सारे वर्क जो होंगे वो गवर्नमेंटल फंक्शन होंगे, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। वैसे ही एसआरएम यूनिवर्सिटी है जो एक एक्ट के अंदर, एक स्टैच्यूट के अंदर एनरोल हुआ, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी माना गया, तो इस वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्टेट बोलेंगे, एक अदर अथॉरिटीज बोलेंगे, जिसके अगेंस्ट हम अपनी राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है सीबीएसई। सीबीएसई को कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडी नहीं कह सकते, ये कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, एक जुरिस्टिक पर्सन है और एक स्टेट है, क्योंकि सीबीएसई का जो फंक्शन है वो गवर्नमेंट फंक्शन है, वो उसका जो काम है वो गवर्नमेंट का काम है, एक तरीके से गवर्नमेंटल फंक्शन, सोवरेन फंक्शन करती है वो। इस वजह से सीबीएसई को बोला गया कि वो हमारा स्टेट के अंदर इंक्लूड होगा। फिर आता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। इसको भी बोला गया कि इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द स्टेट है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट का पावर है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट इसके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, इस वजह से ये स्टेट के अंदर डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको स्टेट माना गया है। चलिए समझते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनको स्टेट नहीं माना गया और किस रीजन से नहीं माना गया, वो भी आगे पढ़ते हैं। पहला है हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। ये जो है इंस्टीट्यूशन, ये किसी भी तरह का गवर्नमेंट के फंक्शन को गवर्न नहीं करता है, इसकी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो भी वर्क करती है वो गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट बिजनेस के लिए नहीं करती है, गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए नहीं कहती है, और गवर्नमेंट का इससे किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल नहीं है, इस वजह से इसको स्टेट बोलने से डिनाई कर दिया गया और कहा कि ये स्टेट में इंक्लूड नहीं होगी। दूसरा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो स्टेट में इंक्लूड नहीं होती है। रीजन सेम है कि इसमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट फंक्शन नहीं है, गवर्नमेंट इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करती है। ये बात सही है कि एनसीईआरटी जो है वो असिस्ट करती है, एडवाइस करती है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है सोशल वेलफेयर के लिए करती है, लेकिन इस पे किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इस वजह से इसको स्टेट कंसर्न करने से मना कर दिया गया। शुक्रिया फ्रेंड्स। अगर आपको If you like this, please like and subscribe. Let's meet in next video.